हेलो साथियों, मैं कुमार मोटिवेशनल स्पीकर आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लगाता रहता हूं ताकि आप जीवन में निरंतर अपनी मंजिल के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए आगे बढ़ते रहें। उसी मुद्दे पर आज हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे कि भारत की वर्तमान स्थिति और आने वाली जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। और उसका कारण यह है कि भारत में बेरोजगारी चरम पर 2019 में थी और 2020 में सरकार की कह सकते हैं नाकामयाबी, या कह सकते हैं एक तो बहाना मिल गया कि कोविड-19 आ गया। इसकी वजह से बेरोजगारी बहुत उच्च स्तर पर होने वाली है, जो कि 2019 में 8.5% थी और 2020 में वो 9% क्रॉस होने वाली है बेरोजगारी भारत की। तो आज का जो डिस्कशन होगा हमारा वो बेरोजगारी पर है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो शॉर्ट डिस्कशन था। आज के डिस्कशन में मैं आपको मिस्टर अजय एमपी श्रीवास्तव जी से मिलाऊंगा, जो आपको बताएंगे कि बेरोजगारी क्यों है, बेरोजगारी खत्म कैसे होगी, और अगर युवा चाहें तो बेरोजगारी को वो रोजगार में बदल सकते हैं, लेकिन कैसे, सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे साथियों। बस आपको वीडियो को पूरा धैर्य के साथ देखना है। इससे पहले हमने 3 वीडियो रिकॉर्ड किया है अजय एमपी श्रीवास्तव जी के साथ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, आपको वहां भी एक वैल्यू मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर, आप ये बताइए कि भारत देश में आने वाले समय में और वर्तमान में बेरोजगारी इतनी चरम पर है, ये क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि बेरोजगारी क्यों है। हाँ। और इतनी भयावह स्थिति दिन ब दिन ये बेरोजगारी अपना रूप लेते जा रही है जी। जो कि एक समय अभी भी ऐसे डरावनी स्थिति है, आगे चल करके आपको और भी डरावना रूप देखने का मिलेगा इसका। जी, 2019 का आंकड़ा मैंने बताया ना कि 8.5% था, और ये 9 क्रॉस हो रहा है। 9 क्रॉस हो रहा है। और इधर कोविड-19 का दौर आया तो इसमें और भी कंपनियों में छटनी वगैरह शुरू हुआ, जिससे कंपनियां लॉसेस में गई। तो अपने लॉसेस को कहां से पूरा करेंगे? वो रेवेन्यू लगभग शून्य हो चुका है और बहुत सारी अव्यवस्थाएं बन चुकी हैं उनकी, जिससे वो अपने व्यय के सोर्सेज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो उनका व्यय है, एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जितने एम्प्लॉय उनके पास हैं, और जो उनका अदर खर्चा है जो कंपनी पे खर्च करते हैं, उन सबकी पूर्ति हो नहीं पा रही। इसी दशा में उन्हें कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ रही है। तो एक बृहद पैमाने पे बेरोजगारी आपको कोविड-19 की वजह से ही पिछले 6 महीनों में देखने को मिल गई। हाँ। है ना? जो अब पहले से भी बहुत ज्यादा बेरोजगारी विद्यमान है जी। और ये बेरोजगारी कहीं ना कहीं हमारे सरकार की एक फेल्योर पोजीशन रही है। हाँ, क्योंकि भाई मैं मानता हूँ परिस्थितियां बदलेगी। देखिए, हर देश में समस्याएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन सरकार का मतलब है उन समस्याओं का समाधान करना। और आपको साथियों पता है कि किसी भी देश का सर भविष्य वहां की युवा पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। अब युवा बेरोजगार होगा तो वो देश ग्रोथ कैसे करेगा? बिल्कुल जी सर। तो वही चीज है, जैसे कि अभी पहले दशा बहुत भयानक थी वैसे भी बेरोजगारी की, और अब और भी बड़ा रूप लेकर के सामने आई है जी। और बेरोजगारी में सर से बताया कि हमने कि सरकार का एक अहम फेलियरिटी मान ले, एक अहम मिस्टेक मानेंगे, अहम गलती मानेंगे जो सरकार ने करी है। केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, जो आधारभूत संरचना है उसको नहीं सुधार करके। अच्छा। सरकार ने कोई पहल नहीं किया, शिक्षा व्यवस्था में बहुत अच्छा नहीं प्रदर्शन किया जी जी। ना रोजगार सृजन में कोई काम किया ऐसा, ना जो घरेलू उद्योग है उनको कोई बढ़ावा विशेष रूप से मिल रहा है जी। है ना? सब बढ़ावा मिल रहा है सर, लेकिन कागज में मिल रहा है, नहीं पेपर जैसे वो नहीं, शून्य के बराबर है ना। हाँ, वही चीज है, कागज में मिल रहा है। हाँ, जैसे कहने का मतलब है कोई आप उद्यमी योजना लॉन्च कर दीजिए और वो उस तक ना पहुंचे जो उनके योग्य है, तो वो शून्य ही हुआ। हाँ, वहाँ आप फेल ही हुए। आप बिचौलिया सिस्टम सभी को गलती मानेंगे, सबकी गलती मानेंगे, सरकार की तो अहम गलती मानेंगे, उनकी अहम भूमिका रहेगी। तो सबसे पहली बात तो है बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण है किसी भी देश की निरंतर लगातार वृद्धि होती जनसंख्या जी। कि एक्चुअली होता क्या है कि संसाधन सीमित होते हैं, सोर्सेस सीमित होते हैं, और उसके बाद में जो है जनसंख्या बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है। भारत जैसे देश में तो बहुत बड़े पैमाने पर, चूंकि यहाँ मृत्यु दर कम है और जन्म दर बहुत ज्यादा है एक रेशियो में। तो ऐसी दशा में जनसंख्या वृद्धि होगी। जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो लोग वयस्क होंगे पढ़ लिख करके, और फिर उनको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि संसाधन बताया कि सीमित ही है, उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है, उसमें कोई नवीकरण हो ही नहीं रहा है। हाँ। है ना?
तो ऐसी दशा में एक बड़ा कारण जो है जनसंख्या वृद्धि है। उसके बाद शिक्षा का स्तर, जो शिक्षा का स्तर है हमारे यहाँ, एक जो गुणवत्ता मिलनी चाहिए, आधुनिक शिक्षा का स्तर जैसा होना चाहिए, आज भी हम बहुत पीछे हैं ऐसे क्षेत्र में। अच्छा, दूसरी चीज है जो बड़े पैमाने पर नौकरियों में धांधली हो रही है। एक अच्छी चीज है, भारत राष्ट्र में भी है और हर राष्ट्र में लगभग होता है कंपटीशन, सर्विस के लिए कंपटीशन। तो अब वहाँ पर क्या है कि उनकी गुणवत्ता में कमी है। अब आप, एक बच्चा है, गरीब तबके का बच्चा है, अमीर तबके का भी है, दोनों कहीं अच्छी जगह हो सकता है कहीं पलायन करके पढ़ रहे हो, नहीं तो अपने घर से ही पढ़ रहे हो। तो बहुत लोग जिनके पास थोड़ा आर्थिक रूप से क्षमता है तो वो कहीं बाहर शहर में चले आए, दिल्ली हुआ, लखनऊ हुआ, इलाहाबाद, अच्छी एजुकेशन, पटना हुआ, ग्वालियर हुआ, जो बड़ा पैमाने जो अच्छे क्षेत्र हैं, जो विकसित क्षेत्र हैं इन मामलों में, तो वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जा करके बेचारे तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर दिया तो पता लगा यहाँ पेपर लीक है, वहाँ पेपर लीक है। अब उसमें जिनके पास अच्छे पैसे हैं, संसाधन है, उनके द्वारा पेपर लीक करवा लिया जाता है पैसा खर्च करके। अब वो जो गरीब तबके का बच्चा है उसके पास उतना पैसा है नहीं कि वो पेपर लीक करवा पाए या ऐसा कुछ बात हो। और ये बहुत बृहद पैमाने पे एक बहुत बड़ा अपराध है जी। और उसके बाद में हमें देखने को मिलेगा कि वो वहीं का वहीं रह जाता है और वो बच्चा आगे निकल जाता है, जो मतलब आगे है वो आगे निकल जा रहा है। हाँ, जो आगे, चूंकि वो पैसा है, पावर है, और वो दिन रात एक करके तैयारी किए और उसके बाद पेपर लीक हो गया, या परीक्षाएं कैंसिल हो गई, या फिर जो है धांधली हो गई, उसमें गलत नियुक्तियां हो गई, जो अयोग्य थे उनका नियुक्ति हो, जो योग्य थे वो जिनका छटनी हो गया, उन्हें लिया ही नहीं गया सर। और जैसे अपने भारतीय एजुकेशन में जो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो नकल कराने की व्यवस्था है ये ऊपर से है, ऐसा नहीं स्कूल ही करा रहे हैं। नहीं, मैं बताऊं, अभी शिक्षा पे जब हम लोग आएंगे तब बात करेंगे। अभी जो प्रेजेंट में एम्प्लॉयमेंट सृजन की बात हो रही है, जो सरकार के द्वारा एक अहम पहल चलाया जाता है कि आप प्रतियोगिता पास करिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें सभी सरकारों का दोष होता है, वर्तमान सरकार की बात कर लें, इस मामले में मुझे बहुत अच्छा लगा कि कई मामले पर्दाफाश हुए। शिक्षक भर्ती हो, जो टेट परीक्षा होता है, यूपी टेट होता है, उसमें बड़े पैमाने पे धांधली पकड़ी। एवं संवैधानिक संस्थान होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो इसमें भी आपने देखा कि एक बड़े पैमाने पे धांधली हो रही थी। 2012 से धांधली होती चली जा रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था, हमें आपको तो कतई नहीं पता था, क्योंकि हम लोगों को इतना विश्वास था कि एक संवैधानिक संस्था है और ये परीक्षा करवाती है लोक सेवा आयोग, और लोक सेवक के लिए जो है ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, स्टेट ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं बच्चे यहाँ से, तो कम से कम यहाँ पारदर्शिता है, क्योंकि एक बड़ा उच्च कोर्ट का परीक्षा है, स्टेट स्तर पे, स्टेट लेवल पे बहुत अच्छी परीक्षा है और बहुत गुणवान परीक्षा है, बड़ा पावरफुल सर्विस मिलता है इसमें। आप एसडीएम, डीएसपी और बीडीओ, जेल अधीक्षक, ऐसे तमाम बीएससी के तमाम पोस्ट हैं। तो अब ऐसी परीक्षाओं में भी धांधली हो रही है, तो युवाओं का, जो प्रतिभावान युवा हैं, उनका क्या हालत होगा, आप आकलन कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कमी। अगर हम आधारभूत संरचना की बात करें, एकदम धरातल से बात करें, जब बच्चा कक्षा 1 से पढ़ रहा होता है तो उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, नहीं मिल पाती है ना, वो चीज मुहैया नहीं हो पा रहा है। प्राइमरी विद्यालय में इतना भ्रष्टाचार है कि कुछ शिक्षक, ऐसा नहीं कि सभी वैसे हैं, सभी लोग बुरे नहीं। हाँ, मेरे जानने वाले हैं, ऐसे सोशल मीडिया से परिचय हुआ है, तो अरविंद उपाध्याय जी या रवि प्रकाश मेरे साथ के रहे हैं, ऐसे कुछ शिक्षक हैं जो, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे, प्राइमरी में। हाँ, प्राइमरी में बहुत मेहनत करते हैं। एक बार जब मैं बीटीसी कर रहा था तो मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो मुझे वहाँ एक शिक्षक और मिले थे, रंजीत श्रीवास्तव। मैं उनके यहाँ के बच्चों का वीडियो देख रहा था, वो दिखाने लगे, यानी वो बच्चे इतना प्रतिभावान है अभी से, उनको जीके में मेंटेन करके रखा गया है, जीएस भी मेंटेन करके रखा गया है। मतलब ये प्राइमरी स्कूल है? प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ सर। हम लोग भी प्राइमरी में पढ़े, देखें क्या स्थिति थी। मेरी भी पढ़ाई नहीं जा रही है। मेरी भी शिक्षा दीक्षा पर शुरुआत में जो प्रारंभिक शिक्षा मेरी प्राइमरी विद्यालय में हुई है, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं थी। हम लोग शायद उस समय में अगर कोई पूछे था भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो शायद नहीं पता था। तो ऐसी दशा में जब मैंने उनके विद्यालय का वो वीडियो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार, ऐसे तो शिक्षा की गुणवत्ता बहुत अच्छे से बढ़ रही है। अरविंद उपाध्याय जी हैं, वो भी बहुत अच्छा मेहनत करते हैं अपने स्कूल में, जहाँ भी उनकी पोस्टिंग होती है वहाँ के बच्चे बड़ा प्रतिभावान। आप किसी भी तरीके की गिनती सुन लीजिए, कैसे भी उनके लेटर पढ़वा लीजिए, अक्षर पढ़वा लीजिए, हर किसी वर्तनी में शुद्धता होगी।
अब एक छोटा सा बच्चा जो कक्षा 4, 5 या 3 में 2 में पढ़ रहा है, अगर उसे जो चीज समय पे आनी चाहिए, अगर वो चीजें मास्टर वहाँ के जो गुरु जन हैं वो उन्हें अच्छे से पढ़ाते हैं, याद करवाते हैं, तो ऐसी दशा में आगे चल के वो उन्नति करेंगे जी, क्योंकि उनका जो प्रारंभिक संरचना है शिक्षा में वो बहुत मजबूत है, एक अच्छा स्तर लेकर के वो लोग चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं सभी खराब, लेकिन हाँ लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनती हैं, जिनके अंदर भ्रष्टाचार नहीं है, नई पीढ़ी जो है, और जो पढ़ लिख करके गए हैं वो सोचते हैं जो हमारे पास ज्ञान है वो आप तक प्रवाहित हो, बच्चों तक प्रवाहित हो जी। तो ऐसी दशा अगर ऐसे सभी शिक्षक करें तो गुणवत्ता में सुधार भी होगा। लेकिन 70% शिक्षक ऐसे ही है जो गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं है जी। आप देखेंगे सरकार भी इसमें गलती करती, सरकार को प्रबंध कमेटी बनाना चाहिए और बार बार जो जांच अधिकारी पहले से बने हुए हैं, उनके बीएसए हुए, आपके बीईओ होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन अफसर होता है, खंड शिक्षा अधिकारी, ऐसे अधिकारियों को बार बार दौरा करना चाहिए, बच्चों की गुणवत्ता की जांच करनी चाहिए, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है, उन्हें इस लेवल पे क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या वो शिक्षा उन्हें मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, इन चीजों पे बहुत अच्छे से गौर करने की आवश्यकता है, जांच करने की आवश्यकता है। इससे भ्रष्टाचार मुक्त होगा। लेकिन समस्या क्या होती है कि मैंने अपने आंखों देखा हाल बता रहा हूँ कि शिक्षक के यहाँ डिप्टी साहब आते हैं, बीएसए साहब आते हैं, काजू पानी का नाश्ता करके कुछ पैसा लेकर के चले जाते हैं। हाँ, और सर जानते हैं इसका प्रभाव क्या होता है? जैसे बेरोजगारी वर्तमान में है, ठीक है, लेकिन इसका जुड़ाव वहीं से है क्योंकि वेल एजुकेशन है नहीं। हाँ, अभी मैं कहीं जोक पढ़ रहा था, ऐसे कोट करूंगा 1 मिनट का। जोक ऐसा था कि प्राइमरी के शिक्षक आंख बंद करके पैर पे टेबल रख के सो रहे थे, इतने में कलेक्टर साहब आ गए। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई आप सो रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं सर। तो बच्चों देखा आपने कुंभकर्ण कैसे सोता था? कुंभकर्ण ऐसे ही सोता था। मतलब वो उसको उसमें कन्वर्ट कर दे कि हम पढ़ा रहे हैं। हाँ। बच्चों को हम सिखा रहे थे, हम एक मनोरंजक स्थिति ला करके सिखा रहे हैं, जबकि पढ़ाई कराने का सही तरीका बच्चों को यही सब है, उसका वो फायदा ले गए। एक्चुअली वो सो रहे थे। जैसे जो प्रारंभिक स्तर के बच्चों की शिक्षा है वो होनी चाहिए, उनको बच्चों की प्रकृति समझिए कि वो किस वे में शिक्षा को लेना चाहते हैं जी, प्रैक्टिकली। हाँ, खेल के माध्यम से लेना चाहते हैं कि जो है किसी अदर मनोरंजन के मामले में लेना चाहते हैं, तो उस तरह से शिक्षक को उसके बच्चों के रुचि को पहचान करके और उस तरह की शिक्षा उनके अंदर विकसित करने का एक प्रयास करना चाहिए, जिससे बच्चों का मन लग सके शिक्षा में। तो जो वर्तमान समय है ऐसा कुछ है ही नहीं है। अभी प्राइमरी स्कूल में सरकार ने पहुंचा दिया है, प्रोजेक्टर पहुंचा दिया, इलेक्ट्रिक बोर्ड पहुंचा दिया है। समस्या ये कि जो पुराने तबके के मास्टर हैं वो चलाना नहीं जानते, किसी काम का नहीं रह जाएगा। अच्छा, नई नियुक्तियां जो हो रही है, अगर जैसे यूपी टेट होता है शिक्षक के लिए, अगर यूपी टेट में पारदर्शिता रखी जाए तो प्रतिभावान विद्यार्थी जो है वो वही उम्मीदवार मास्टर बनेगा, अध्यापक बनेगा। जब वो अध्यापक बनेगा, अच्छा जो पढ़ा लिखा है, जिसकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे से हुई है, अगर वह लोग विद्यालय में आएंगे तो एक अच्छा उन्नति होगा। उन्हें तकनीकी शिक्षा भी आती है और उन्हें मतलब हर माहौल में, और वो पढ़ाने के लिए रुचि भी रखते हैं, जो कि उनके पास ज्ञान का अभाव नहीं है, है ना, ज्ञान से परिपूर्ण है वो। तो ऐसी दशा में बच्चों को बहुत अच्छा कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं सर, अगर ये डिस्कशन से पहले क्वेश्चन से पता चला कि मतलब एजुकेशन ही प्रभावी है। बिल्कुल, मूल कारण ही एजुकेशन है। अच्छा, हाँ, अगर एजुकेशन एक बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट पे। अच्छा। जैसे अगर आपकी शिक्षा अच्छे से हुई, मतलब प्रारंभिक शिक्षा अच्छे से हो गई, तो आप आगे चल के जब आप मैट्रिक पास करेंगे, 10+2 पास करेंगे, तो कुछ खुद तो आप ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। जी। ऐसा देखिए, पहली बात तो जो गलत धारणा समाज में फैली हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी रोजगार चाहिए। हाँ, बताइए ऐसा संभव है? इतनी बड़ी पॉपुलेशन में ऐसा संभव है? लेकिन जब बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है और उसकी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा से हो जाए और मैट्रिक अच्छे से हो जाए, 10+2 अच्छे से हो जाए, तो आगे वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना, हमें इंजीनियर बनना है, या हमें कुशल प्रबंधक बनना है, या हमें लोक सेवक बनना है, या हमें किसी बैंक में सर्विस करनी है। तो उस हिसाब से जब जैसे शिक्षा उनकी होती है, उसी हिसाब से वो आगामी परीक्षाओं की, आगामी डिग्री के लिए तैयारी करते हैं। अब मान लीजिए जैसे लोक सेवक बनना है तो ग्रेजुएशन करेगा, और लोक सेवक में जैसे जैसे विषय रखने हैं उसे वैसा जो विषय होता है वहां पे वैसा विषय का चयन करके उसकी पढ़ाई करेगा, और फिर कंपटीशन की क्षेत्र में चल जाएगा वो। तो दूसरी चीज है, मान लो कोई कुशल प्रबंधक बनना चाहता है तो वो 10+2 के बाद जो है MBA के लिए तैयारी करेगा। भाई वो पहले BBA कर लेगा, BCom कर लेगा, जो भी ग्रेजुएशन होता है वो भी कर लेगा, जो भी ग्रेजुएट में इच्छुक हो। अगर प्रबंधक
बेसिकली अगर प्रबंध में जाना चाहता है कोई भी व्यक्ति, तो सबसे पहले वो उसी क्षेत्र को चुनेगा, चाहे बीबीए करे या बीकॉम करे। उसके बाद कैट जैसी परीक्षाओं को जो है निकाल करके वो आईआईएम ले सकते हैं, अगर उनमें प्रतिभा है तभी ना। ऐसा नहीं है वहाँ कैट निकाल करके जो आईआईएम अहमदाबाद, लखनऊ और ऐसे जगह पे जाते हैं वो प्रतिभावान विद्यार्थी ही तो हैं। नहीं सर, जाते हैं। दूसरी बात, अगर हम एक बार फोकस करें इस चीज पर, एजुकेशन पर, तो अगर हम चाहते हैं कि अन्य देशों की बात हमारे यहाँ के युवा भी मतलब कुछ अलग निकले, जैसे अगर अमेरिका की बात की जाए, वहां पर हम लोग बहुत सारे पढ़े हैं बिल गेट्स के बारे में, चाहे मार्क जुकरबर्ग के बारे में अगर बायोग्राफी पढ़ेंगे तो 15 साल 20 साल की उम्र में उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोग्रामिंग कर दिए जो करोड़पति उसी उम्र में बन गए। क्यों? नहीं, वो तो क्योंकि वहां की एजुकेशन सर प्रैक्टिकली है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ सर, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने इसी से इंजीनियरिंग किया, वहां पर मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली सामान मुझे देखने को नहीं मिला। बस बताया गया ये डायोड है, ये गेट है, लेकिन वास्तव में देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर यदि आप यही चीज प्राइवेट विद्यालय में, तो आपको सारी चीज देखने को मिलती है। नहीं, देखने को मिल सकती है सर, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे फिर वही बात आ गई ना सर, कि हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि वो प्राइवेट एजुकेशन ले सके। मैं नहीं ले सकता था, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया, और जब गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। प्रतिभा थी, आपने परीक्षा क्वालिफाई करा, आप गवर्नमेंट कॉलेज में गए, वहां से आपने इंजीनियरिंग करी, ठीक है। तो अब समस्या यही तो बनती है, गवर्नमेंट कॉलेज में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है जी। जो अब मैं वही चीज बता रहा था कि मैं कहीं फोटो देख रहा था, तो उसमें 4 डायग्राम बने थे। तो एक सरकारी मास्टर का स्कूल और एक सरकारी मास्टर का घर, तो घर बड़ा आलीशान बना हुआ है क्योंकि तनख्वाह अच्छी होती है, और उसके बाद में जो स्कूल है उसकी हालत बहुत जर्जर है जी। और प्राइवेट शिक्षक का मैं उसमें दिखाया घर कि वो बहुत जर्जर हालात में, लेकिन स्कूल बहुत आलीशान बना है ना। तो कहीं ना कहीं प्रतिभा की ये कमी है जी, बात समझ रहे हो। अगर अच्छे से शिक्षा दीक्षा कर दिया जाए, प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं है प्राइवेट स्कूल खराब है, वो भी बहुत अच्छा शिक्षा में योगदान देते हैं, हालांकि वहाँ पैसा लगता है। जो आर्थिक रूप से सबल है वही वहाँ एडमिशन ले जाए। लेकिन सर अगर हमें फिर वही बात होगी कि जैसे अगर हमें भारत की स्थिति देखनी है, जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कशन किया था कि लगभग 55% आबादी गरीबी में है। अगर हमें इसको टारगेट करके चलना है तो हमें गवर्नमेंट में अच्छी व्यवस्था देनी पड़ेगी। हाँ, तो यही चीज भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा हमें ना। अगर हमें जो बिचौलिए सिस्टम में बैठे हुए हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, अगर सरकार ने कोई योजना लॉन्च करी है, जैसे उन्होंने आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया, बच्चों को प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाएगा, डायग्राम बना के दिखाया जाएगा, डायग्राम से डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। अगर मान लो पॉपुलेशन पे बच्चों को शिक्षा दी जा रही तो एक वीडियो चलाया जाएगा बोर्ड पे प्रोजेक्टर के माध्यम से कि हाँ भाई देखो ये समस्या है और ये पॉपुलेशन ऐसे है, और पोल्यूशन पे दिखा रहे हैं तो पोल्यूशन का ये इतना भयानक रूप होता है, और इस तरह से डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। तो ये तकनीकी शिक्षा के लिए अगर उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है तो उसके लिए मैनेजमेंट कमेटी भी बननी चाहिए जो निष्पक्ष जांच करे कि हाँ भाई लोगों तक पहुंच हुई है। और ये अगर मान ऐसा नहीं योजना वहां से बनता नहीं, योजना वहां से बनता है, निचले पायदान पे पहुंचते पहुंचते उसका विनाश हो जाता है, या बहुत ही बेकार क्वालिटी के गुण सामान खरीद के भिजवा दिए जाते हैं जिनका लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो इन पे सरकार को काम करना होगा, भ्रष्टाचार जो है उन्हें सरकार को खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए जनता भी आवाज उठाए। अगर प्राइमरी विद्यालय है तो वो आपका भी विद्यालय है, ऐसा नहीं कि सरकारी विद्यालय है जी। वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक को भी उसमें जांच करने का अधिकार है कि क्या आया है क्या नहीं आया, और आया सुचारू रूप से उसका प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो उसके लिए आगामी शिकायत करें आगामी स्तर पे। मतलब अगर आपको अपना भविष्य बनाना है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा साथियों। अगर आप गरीब हैं तो इसका कहीं ना कहीं कारण आप हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप जागरूक नहीं होना चाह रहे हैं। आप मान लो पेरेंट्स हैं, एक मोटी बात, तो आप अपने बच्चों को मान लो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते तो गवर्नमेंट में पढ़ा सकते हैं, तो गवर्नमेंट की व्यवस्थाओं पर आपको ध्यान देना होगा। अब आप सोच रहे हैं कि फलाने नहीं बोल रहे हैं तो हम कैसे बोल रहे हैं, तो यही सोचते रह जाएंगे और आप गरीब रह जाएंगे। इसलिए आपको आवाज उठानी होगी सर। अच्छा ये बताइए आप, चलिए ये हो गई कि बेरोजगारी क्या है, और अगर हम यहाँ से एक डिस्कशन से एक बात तो निकला कि अगर हम एजुकेशन को, चाहे वो भारत सरकार के लिए हम लोग बोल सकते हैं या जनता के लिए, एजुकेशन को मेंटेन करें तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी थोड़ा कम हो सकती है। देखो वो ऐसा है कि एजुकेशन भी सिस्टमेटिक होना चाहिए जी। बात समझ रहे हैं जी। जैसे बच्चे इतना बच्चों को बताया कि अच्छी शिक्षा जब दे दी जाती है तो उनके गार्जियन गाइड करें या ना करें, बच्चे खुद गाइड कर लेते हैं सर को कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस क्षेत्र में जाना है। तो जैसे बताया ना, प्रबंधक बनना है तो बीकॉम कर ले, बीबीए कर ले, अगर पैसा अच्छा है तो बीबीए कर ले, नहीं पैसा है तो बीकॉम कर ले। उनके बाद फिर कैट की परीक्षा निकाल करके आईआईएम में चले जाएं,
अगर नहीं भी जा पाते हैं तो किसी भी विद्यालय में एंट्रेंस परीक्षा होता है, गवर्नमेंट विद्यालय तमाम है जो MBA करवाते हैं, वहां से MBA करके वो अगर अच्छी शिक्षा हासिल करी है उन्होंने तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो खुद ही एक उद्यमी बनेंगे। हाँ, है ना, क्योंकि एक उद्यम एंटरप्रेन्योर बनने के लिए MBA एक अच्छा क्षेत्र है। जो बिजनेस पढ़ाई है, जो भी MBA ही नहीं, BCom हो या BBA हो, जो भी व्यवसायिक परीक्षाएं हैं, जो व्यवसायिक डिग्रियां हैं, अगर उनको आप पढ़ते हैं, उनमें आप एडमिशन लेते हैं और अच्छे से अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनमें आपको यही बताया जाता है कि हाउ टू बी अ एंटरप्रेन्योर। जी जी। तो ये तो हो गई कि जो MBA किए हैं। हाँ। अब सर ये जो इंजीनियरिंग किए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, MBA किए हैं या इंजीनियरिंग किए हैं या कोई भी वेल एजुकेटेड, ये टेक्निकल हैंड के हैं, ठीक है। अगर स्तर को देखा जाएगा तो हमारे यहाँ अभी भी जो एजुकेशन है, जो एजुकेटेड लोग हैं बहुत कम है, ठीक। अब सर आप ऐसा बताइए कि जो कम एजुकेटेड है, ठीक, या उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे स्तर पर नहीं हो सकी, लॉकडाउन आ गया या इससे पहले भी जो मैंने बताया कि 9% होने वाली बेरोजगारी, वो बेरोजगार हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे कि वो क्या ऐसा करें कि वो जीवन में सफल हो जाएं? क्योंकि सर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हरे कृष्णा ग्रुप के जो मालिक हैं साहू जी भाई ढोलकिया, ठीक है, अपने इंडिया के, वो 8th पास हैं और वो उनकी कंपनी इतनी बड़ी है कि वो अपने एम्प्लॉय को BMW मर्सिडीज गिफ्ट दे देते हैं। बहुत दूर ना जाइए, अपने माननीय धीरू भाई अंबानी जी को देख लीजिए, ये भी बहुत वेल एजुकेटेड, भले वो तो 10th पास थे, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो आप क्या सुझाव देंगे हमारे ऑडियंस को कि जो वेल एजुकेटेड नहीं है या शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी नहीं हो पाई, वो ऐसा क्या करें कि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर सके, और जो सत्ताधारी लोग उन पर ध्यान ना दे रहे हैं या उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके ध्यान दे बगैर वो जीवन में आगे बढ़ सके। देखिए, यहाँ स्किल की बात होती है। हाँ। जब एजुकेशन लो होता है तो ऐसा नहीं कि अगर एजुकेशन भी लो है और स्किल भी लो है तब तो आप किसी काम के नहीं रहे। अच्छा, तो आप क्या कर पाएंगे भाई? स्किल भी नहीं है आपके पास, एजुकेशन भी नहीं है और मनी भी नहीं है, कोई कैपिटल भी नहीं कि आप पूंजी इकट्ठा कर कोई व्यवसाय शुरू कर सकें। तो ठीक है सर, मान लो उम्र निकल गई, हाँ, स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हाँ, और रुपया नहीं है, हाँ, तो एजुकेशन और रुपया की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, बचा एक चीज स्किल को डेवलप करिए, स्किल को बिल्डअप करिए अपने, और किस क्षेत्र में आपकी रुचि है उस क्षेत्र में आप मेहनत करिए, काम करिए, लोगों से समझिए। कुछ ऐसे तमाम सारे सोर्सेज हैं जहां से आपको बहुत ऐसी जानकारियां मिलती हैं। तमाम टीवी चैनल्स हैं जो ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं कि आप उद्यमी कैसे बने, आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। जी सर, मैं ही लगातार बताता रहता हूँ कि आपके पास कोई तो टैलेंट होगा। मान लो आप दर्जी का काम कर रहे हैं, एक एग्जांपल से, बिल्कुल आप अगर वो दर्जी का काम इतना बेहतर करें कि आपसे बेहतर कोई कर ही ना सके, श्योर है आप एक दिन मतलब एक अच्छा उद्योगपति या बिजनेसमैन या अपने एरिया में एक तो कह सकते हैं कि रिस्पेक्टेड व्यक्ति बन जाएंगे। बिल्कुल। अब जैसे मैं बताऊं, एक हमारे जानने वाले हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, मेहनत से पढ़ाई करी, लेकिन PhD भी किया उन्होंने। अच्छा। लेकिन हमारे गुरु जी भी रहे हैं, डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी। जी हाँ, गोंडा में। जी। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो PhD कर रहे थे उस दरमियान सर्विस के लिए ट्राई नहीं किया उन्होंने, कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया, और आज बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। हाँ बिल्कुल, गोंडा में फेमस। हाँ, कोई पूंजी नहीं है उनके पास, ना कोई पूंजी लगाई थी उन्होंने, आज पूंजी इकट्ठा हुआ उनके पास, अच्छा मेहनत किया उन्होंने, सिर्फ किसके बल पे? अपनी किताबों और अपने कड़ी मेहनत के बदौलत। जी। कोई सर्विस वाला क्या कमाएगा उतना जितना पैसा उन्होंने कमा लिया। हाँ। बहुत मेहनत किया हमारे गुरुजी ने, बहुत ही मेहनत किया और एक अच्छा मुकाम हासिल किया, हाँ, बिना सर्विस के। जी। अब क्या कहेंगे आप उनको अनएम्प्लॉयड है? बिल्कुल नहीं है, उन्होंने अपनी मेहनत पर किया। देखिए, अनएम्प्लॉयड भी कई तरीके के होते हैं। जो लोगों का समाज में धारणा है, लोग कहते हैं भैया सरकारी नौकरी का नहीं कर रहे हैं तो बेरोजगार है। जी, ये तो जबकि सच्चाई ये है कि अगर व्यक्ति कुछ भी कमा रहा है, कुछ पैसे का अगर अर्जन कर रहा है वो, तो वो बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार की श्रेणी को समझते हैं। श्रेणी जो होती है, एक तो हुआ कि पढ़ लिख के शैक्षिक हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी करना के क्षेत्र में ट्राई कर रहे हैं, तो वो बेरोजगार हुए। जी। एक बेरोजगार ये होता है कि जैसे हमें काम करने की इच्छा है, लेकिन हमें काम मिल नहीं रहा है, हमें किक नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बेरोजगार हैं। जी, जैसा कि अभी जब शुरू में 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी जब आए तो इन्होंने स्किल इंडिया चलाया। स्किल तो दे दिया लेकिन मार्केट नहीं दिया जहां पर वो जाके काम कर सके, जो कि असफल हो गए। अच्छा, नहीं, उन्होंने फिर मुद्रा योजना वगैरह जो वो सब, या मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ऐसी जो योजनाएं थी,
उनका मूल पर्पज यही था कि मतलब जो स्किल जिनके अंदर डेवलप है, अगर वो वहां से कुछ ऋण प्राप्त कर ले तो अपने स्किल में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ऐसा उनका मानना था और उन्होंने सहयोग समर्थन भी किया। लेकिन एक रूल वहां पे गलत हो गया। जैसे उन्होंने उन्होंने कह दिया भाई बिना प्रतिभूति के लोन आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैंकों ने कहना शुरू कर दिया भाई आप बिना प्रतिभूति के लोन हम कैसे दे देंगे, कल को डिफॉल्टर हो जाएगा हम क्या रिकवर करेंगे। बैंक को भी तो अपना व्यवसाय देखना है, नहीं तो वो दिवालिया हो जाएगा ऐसे तो लोन बांट करके। तो यहाँ पर एक समस्या कैपिटल की जो थी वो बनी रह गई। बैंकों ने लोन बहुत रेयर केस में दिया, जिनके पास संपत्ति थी उनको प्रतिभूति के रूप में रख के उन्हें तो ऋण मिल गया, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं था वो अभी वैसे के वैसे बनी रह गई। अच्छा, कुछ लोग ऐसे ही मिलेंगे समाज में जो शारीरिक रूप से अक्षम है और उसके बाद कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, अब बीमार हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, तो ऐसे लोगों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। जी सर, तो आप जैसे जो 8-8.5% है इनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? ये कुछ तो करें, क्योंकि अगर सरकार के भरोसे रहेंगे तो इनको रोजगार नहीं मिलने वाला है। अगर आपके पास इस एजुकेशन की प्रॉब्लम है और या आप बहुत वेल एजुकेटेड हैं, तो अगर ये जाहिर सी बात, अगर आपने बहुत अच्छे शिक्षा हासिल करी है तो कोच के रूप में आप विख्यात हो सकते हैं, है ना। अगर आप बहुत अच्छे शिक्षित हैं और आपको सर्विस नहीं मिल रही है किसी भी कारणवश, कहीं कहीं किस्मत भी काम करता है, लोग ऐसा मानते हैं, तो उसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप खुद का जॉब बना सकते हैं अपने लिए। आप कोच बन जाइए। हाँ, किसी भी क्षेत्र में तो नॉलेज होगा। जिस क्षेत्र में आपको जानकारी है उस क्षेत्र के आप कोच बन जाइए। जिस विषय में आपको बहुत अच्छी विद्वता है उस विषय को लेकर के आप चलें और उस पर मेहनत करें और उससे बच्चों को शिक्षा दें, उससे भी आपकी अर्जन बहुत अच्छी होगी। दूसरी चीज है, अगर जिनके पास एजुकेशन भी नहीं है, हाँ, उनके लिए है ना, उनको स्किल देखिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में हो ही नहीं सकता, आपको आदर स्थिति में मिल जाए कि जिसके पास एजुकेशन भी नहीं है और कोई स्किल भी नहीं है, हाँ, है ना। यदि आपके पास कोई स्किल भी नहीं है तो जाहिर सी बात है आप बेकार हैं। हाँ। आप भले ही मुझे कुछ भी कहें इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन मैं ऐसे व्यक्तियों को बेकार ही मानता हूँ। क्योंकि कोई तो एक बात ऐसी होनी चाहिए जो आपके अंदर विशेष रूप से है। हाँ, अभी देखिए जैसे सरकारों ने जो गलती करी है रोजगार का सृजन न करके। अब जैसे उत्तर प्रदेश सरकार इतने सालों से सत्ता में है, लेकिन किसी भी वैकेंसी को अभी तक फाइनल नहीं किया है ना, कि जो अच्छे ढंग से कर दिया हो। शिक्षक की वैकेंसी भी फंसी पड़ी है और तमाम क्षेत्र की वैकेंसीज हैं जो भी फंसी पड़ी हैं, जिनका उद्धार नहीं हो पाया है। ये सरकार की कमियां रही हैं। सिस्टम में जो कमी है उसको सरकार को दूर करके कम से कम जिस स्तर पे जो बच्चे योग्य होकर के पहुंच गए कम से कम उनको तो रोजगार दे दिया जाए, ताकि उसको जो एक औसत प्रतिशत है उसमें गिरावट आए, है ना। दूसरी चीज है, सरकार को, जैसे सरकार ने स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया तो उसमें कम से कम स्किल डेवलप कर दिया, तो उनको क्षेत्र देना चाहिए। नहीं क्षेत्र दे रहे हैं तो कम से कम कुछ समर्थन देना चाहिए, चाहे वो किसी भी के रूप में हो। भाई अगर प्रतिभूति बैंक मांग रहा है तो सरकार प्रतिभूति की जिम्मेवारी है ना। और उसके बाद में जो है बच्चे जो स्किल डेवलप किए हैं उनका कुछ काम बन सके। जैसे बीच में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, लोगों ने इसको तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया, है ना। उन्होंने कहा भाई पकौड़ा तलने वाला भी बेरोजगार नहीं, वो भी रोजगार स्थापित किया है, शाम को अपने जीवन यापन के लिए पैसे कमा लेता है। एक चाय बेचने वाला भी बेरोजगार नहीं है। सच्चाई बात, अगर वो पान की ढाबली खोल रखा है तो वो भी बेरोजगार नहीं है, पैसे कमा रहा है। और आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, अगर कोई भी एक पान की दुकान वाला व्यक्ति है तो ऐसा नहीं कि 500 रुपए से नीचे रोज कमा रहा है। मानते हैं समस्याएं हैं, हो सकता है उस 500 में उसका जीवन यापन ना संभव हो, लेकिन अब उनके पास स्किल भी तो उसी स्तर की है। मतलब अगर वो स्किल बढ़ाएं तो आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा कुछ कर लें कि उनका पान बहुत मशहूर हो जाए। होता ही है ना। पकोड़े कोई बेच रहा है तो ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करें, इतनी स्वच्छता और शुद्धता का इस्तेमाल करें कि उनके नाम चले, है ना, लोग उनके यहाँ आए। जैसे सर मैकडोनाल्ड है या बहुत सारी सीसीडी है, ये लोग ऐसे तो फेमस है, कुछ विशेष दिए हैं। आपके सर हर चौराहे पर कोई एक दुकान ऐसी जरूर होगी जो अपने काम के लिए फेमस होगी। मतलब आपके पास अगर रोजगार नहीं है, आप बेरोजगार हैं, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास मान लो रुपया भी नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कि आप खाली बैठे रहें। अगर आप चाहें तो अपने जीवन का सृजन करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना स्किल डेवलप करना होगा। वही चीज स्किल। अब ये आप कहते हैं भाई मेरे पास स्किल भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, देन व्हाट टू डू, क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे आप, फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। फिर तो आप ये काम कर सकते हैं, खेती है। अरे भाई एग्रीकल्चर की दिशा में क्या कम
प्रॉफिट है। नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज है सर। एक से एक खेतिहर हम लोग तो पढ़े हैं कि करोड़पति हैं। अरे भाई, आप व्यवसायिक खेती करिए, केला का उत्पादन करिए, मशरूम गन्ने का उत्पादन करिए, मशरूम का जो क्लाइमेट बनाते हैं कमरा बंद करके, ऐसे कुछ वो तो सर दो 3 कमरे में बहुत ज्यादा रुपया कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो आप मशरूम का उत्पादन करिए। ऐसे तमाम व्यवसायिक फार्मिंग है जिनको आप करके मिश्रित खेती करिए। आप एक खेत में किसान क्या करता है, एक खेत में एक फसल। सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी हैं भाई, कि जो है वो प्रोत्साहन दे रहे हैं किसानों को। सब्सिडी मिल रही है, अच्छी खासी सब्सिडी मिल रही है, कृषि यंत्रों पे सब्सिडी मिल रही है। 1 लाख रुपए के अंदर खरीद के लाते हैं, आपको अच्छा मिलता है। कोई भी सरकार है, सब्सिडी का प्रोग्राम अच्छा रहा है। और उसके बाद में जो है पशुपालन करिए, उसके लिए भी आपको समर्थन राशि मिल रही है। मत्स्य पालन करिए, समर्थन राशि मिल रही है सब्सिडी के रूप में। तो इतना सब कुछ है। उसके बाद उसका फायदा तो आप कम से कम लीजिए। हाँ, उसके कुछ मानक हैं, तो अगर आपके अंदर उनको पूरा करने की क्षमता है तो आप उनको पूरा करके आगे बढ़ सकते हैं। और रही बात यह है कि जिसे लोगों का मानना है कि नहीं जी, हमारे पास इतना लैंड नहीं तो मत्स्य पालन कैसे करेंगे, तो ये भी व्यवस्थाएं, हाँ, उसके लिए भी अन्य व्यवस्थाएं हैं। अब बहुत डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा इस तरह करेंगे तो। दूसरी चीज, सरकार की जो सबसे अहम कमी है, उसको कोविड-19 में आपने देखा बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, हाँ, है ना। दूसरे शहरों से लोग अपने शहरों में आए, मतलब अपने शहर में उनको रोजगार नहीं मिला, तभी तो गए सर। फिर अगर सरकार, जो राज्य सरकारें हैं, अगर वो इतना आधारभूत संरचना का विकास कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें कि उनके यहाँ के युवा वहीं रोजगार पा सके, हाँ, और क्या, तो यदि उनको 100-200 रुपए कम भी मिलेंगे तो खुशी खुशी वो रोजगार अपना लेंगे, क्योंकि घर पे रहेंगे। सर जी 120 और 150 रुपए रोज उसमें मनरेगा में काम करते हैं, लेकिन वो भी नहीं मिलता है। वही बात है ना, तो भ्रष्टाचार है ना। अच्छा, दूसरी सरकार को इस पे ध्यान देना होगा कि हमारे राज्य में इस तरह के आधारभूत संरचना बना दिए जाए कि उन पे काम हो जाए, और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, मजदूर हैं, जो कामगार हैं, जैसे मान लीजिए जो शारीरिक श्रम करना चाहता है शारीरिक श्रम करे। अच्छा, आप देखेंगे जनजातीय क्षेत्र में जैसे लोग नक्सलवादी और ये बने, ये सब क्यों? ये सरकार से असंतोष है सर। और मैं ये बात आप जब कहे तो मुझे याद आ गया कि अगर यही कंडीशन रही, 8.5%, 9%, 10% बेरोजगारी रही, तो युवा का पेट तो खत्म हो नहीं जाएगा, वो कुछ गलत कदम उठाएगा, बिल्कुल कुछ गलत कदम उठाएगा सर, रुपए को पाने के लिए, अपना परिवार, अपना शौक, अपना सपना को पाने के लिए। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर इतनी सोचने की क्षमता नहीं है कि वो देशभक्ति दिखाए, और दिखाएगा तो कहां से खर्चा चलेगा, तो गलत कदम उठाएगा। इसलिए भारतीय सरकार, राज्य सरकार से निवेदन है कि अगर जितना संभव हो सके वो रोजगार का सृजन प्रदेश में, देश में करे, ताकि हमारे युवा भयावह रूप ना लें और गलत कदम ना उठाएं सर। भाई देखो, जैसे जनजातीय क्षेत्र की मैं बात कर रहा था, जी, वहाँ पे देखने को एक चीज मिला कि वहाँ पे फैक्ट्रियां तो लगा दी गई, क्योंकि वहाँ जनजातीय क्षेत्र है, एजुकेटेड लोग हैं, जैसे झारखंड मान लीजिए, कोई भी पिछड़ा क्षेत्र ले लीजिए, तो वहाँ पर फैक्ट्री लगा दी गई, और सीमेंटेड फैक्ट्रियां हो गई और अन्य प्रकार की फैक्ट्री। तो वहाँ लेबर बहुत अच्छे पैमाने पे मिल रहे थे, बड़ा पैमाना था लेबरों का, लेकिन उन लेबरों में असंतोष व्यक्त हो गया कि सरकार ने इंडस्ट्री लगा दी, या वहां के किसी निजी व्यवसायी ने भी इंडस्ट्री लगा दी, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं है, और ना सरकार का जा रहा है, ना उस निजी व्यवसायी का जा रहा है, ना वहां पे अच्छे विद्यालय हैं। उनका डिमांड ये होने लगा कि जैसे हम शारीरिक श्रम करके इस कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर साहब बैठे हुए हैं, बाबू जो हैं, वो लोग मैनेजर जो बैठे हुए हैं, तो क्या मेरा बेटा वहां नहीं जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता है? लेकिन व्यवस्था नहीं दी। हाँ, क्या मैं शारीरिक श्रम कर रहा हूँ तो मेरा बेटा भी इसी कंपनी में शारीरिक श्रम करेगा? उनका डिमांड ये बनने लगा कि आप यहाँ पे विद्यालय की व्यवस्था करिए, जिससे मैं काम करूं लेकिन मेरे बच्चे वहां जाकर के पढ़ाई करें। एक अच्छे चिकित्सालय की व्यवस्था हो, जिससे हम लोग बीमार अगर हों तो वहां पे अच्छी सुविधा में हमारा इलाज हो जाए। और ये उनका हक था, और ये सरकार के प्रति संतोष व्यक्त होते होते नक्सलवाद का एक रूप ले लिया, जो एक उपद्रवी के रूप में जाने लगा। तरीका गलत था, लेकिन डिमांड सही था। सरकार ने आज भी वहां उस क्षेत्रों में नहीं ध्यान दिया है, और वो बेचारे वैसे दबे कुचले लोग हैं, तो बेरोजगारी तो पनपेगी एक तरीके से, बिल्कुल, और तमाम तरह की परेशानियां सामने आएंगी। तो सरकार कहीं ना कहीं इन चीजों पे बहुत ध्यान नहीं केंद्रित कर रही है। जैसे अभी कोविड-19 में आप देखते कि कितना लोग पलायन किए, यदि उनके राज्य में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता तो क्या ऐसी स्थिति पनपने पाती? जी सर, जैसा कि आप सरकार के बारे में बता रहे हैं, हम लोगों ने इससे पहले वीडियो बनाया था भारतीय राजनीति पर। उसमें हम लोगों ने यही डिस्कशन किया है कि कोई भी गवर्नमेंट, वो कोई भी हो,
भाई किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, चाहे वो पहले की गवर्नमेंट रहे हो चाहे अभी की, अगर उस डिस्कशन को आप देखेंगे साथियों तो आपको एक चीज कंफर्म हो जाएगा कि सब सत्ता के लोग हैं, कोई आपका भला चाहता ही नहीं है। इसलिए आपको अपने जीवन का सृजन करना है तो आपको खुद मार्ग ढूंढना होगा। आप ये मत भरोसा रखिए इन सरकारों पर कि ये एक दिन आएंगे और आपका भविष्य बदल देंगे, ये हो ही नहीं सकता है। अगर आपको अपना भविष्य बदलना है तो आपको खुद कुछ करना होगा, फिर आपका भविष्य बदलेगा सर। देखिए वही है, अब यदि सरकार है अपने घरेलू क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दे, रोजगार सृजन के क्षेत्र में, जैसे उद्यम लगाएं, छोटे छोटे उद्यम लगाएं, अच्छा उन पे प्रोत्साहित करें, या जो उद्यम लगा रखे हैं, जैसे एक चीज और देखने को मिला है बेरोजगारी के रूप में, मशीनीकरण जब बहुत तेजी की गति से हुआ तो जो हस्तकला उद्योग था, यह हस्तशिल्प था, ये पूरी तरह फिनिश कर गया। जैसे कढ़ाई बुनाई का काम था, आप देखते थे कि जरी वरी की साड़ी बड़ी मशहूर हुआ करती थी, है ना, क्योंकि हस्त कला था, उसमें भी हाथों से बुनाई होता था। हैंडमेड साबुन के डिमांड लगभग खत्म हो रहे हैं। तो ऐसे जो कि बिना मशीन के कामगार थे और जो कटाई बुनाई का काम करते थे और जो अन्य ऐसे उत्पाद का उत्पादन करते थे जिनमें मशीनों का प्रयोग बिल्कुल न्यून होता था या नहीं भी होता था, अब मशीनीकरण होने से वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनके काम में उतनी सफाई नहीं रहती। तो उनको, जैसे उन्हें तो काम आता है ना, उनको व्यवस्था दी जाए, उनको सरकार को उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, कैसे भी करके प्रोत्साहन दे। तमाम ऐसे नियम बनाए हैं उन्होंने, तो उन लोगों के लिए भी रूल बनाने चाहिए, योजनाएं बनानी चाहिए, जिससे वो उस चीज को पा करके और स्वतः जो है प्रोत्साहित होकर के एक अच्छे उद्यमी बन सके। तो इससे भी बेरोजगारी बहुत दूर तक हटेगी। अच्छा, अगर एक परिवार में कोई उद्यम लग जाएगा तो पूरे परिवार का सदस्य उसी में काम करेगा, और साथ साथ में सर हो सकता है कि उसके काम बढ़े तो अगल बगल के लोगों को भी इसका बिल्कुल। तो इस तरह से सरकार को वर्क करना पड़ेगा धीरे धीरे। और अभी पिछले सरकार जितनी भी, जब से भारत देश आजाद हुआ, जब से लेकर के अब तक की वर्तमान सत्ता ने आज तक इस पे कोई गौर किया ही नहीं। यदि गौर किया होता तो जो हस्तशिल्प या हस्तकला उद्योग थे या हथकरघा उद्योग थे, इनका उन्नति निश्चित तौर पे होता, लेकिन मशीनीकरण कर दिया और इनकी तरफ ध्यान नहीं गया और बृहद पैमाने पे बेरोजगारी ने जन्म लिया। काम उन्हें सब आता है, लेकिन इनके पास उस तरह की व्यवस्था नहीं है कि वो आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और कुछ आगे बढ़ सके, आगे कुछ कर सके। तो सरकार की यहाँ एक बहुत बड़ी कमी है। पहली बात तो मैं बेरोजगारी के क्षेत्र में सरकार की कमियां बड़े पैमाने में मानता हूँ, यहाँ सरकार ही दोषी है। जी हाँ, इसमें किसी को भी वीडियो को देखे जो सरकार समर्थक हो, शायद बुरा भी लगे। नहीं, बुरा नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, समर्थक नहीं, हम लोग किसी सरकार किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं, हम देश समर्थक हैं, देश हित में बात करेंगे। हमें किसी प्रकार के सरकार से ना कोई लोभ है, ना हमें कोई स्पेसिफिक देता है, ना कोई मिलता है, और ना हमारी कोई विशेष रुचि भी है। हम तो बस समस्या पे फोकस करके अपनी विचारधारा आप तक पहुंचा रहे हैं। यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से, तो इस चीज को समझिए कि आपके समाज, आपके ग्रामीण क्षेत्र, आपके शहरी क्षेत्र, कस्बा, कहीं भी जो परिवेश आपका है, वहां पर यदि कोई भ्रष्टाचार हो रहा तो आप स्वतः जागरूक होइए, क्योंकि ये सरकार आपके वोटों पर है, आपके मूल्यों पर है। जी। आप इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें, हिंसापूर्ण नहीं, शांतिपूर्वक। आप सोशल मीडिया का प्रयोग करें और आप आने वाले चुनाव में उसका परिणाम दिखाएं। तो ऐसी स्थितियों में सरकार, जो आने वाली सरकार है, जो नई सरकार बनेगी, या यही सरकार हो सकता है सबक सीखे और सुधार करें अपने अंदर, और शायद ग्रामीण क्षेत्रों में परिवेश में। अरे भाई आप देखिए, अभी अखिलेश गवर्नमेंट थी, अखिलेश भैया थे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने क्या किया कि लैपटॉप बांट दिया। हो सकता है मेरे इस बात से बहुत से लोग असहमत हो, लेकिन लैपटॉप का वितरण कर दिया। भाई एक बार तो ये सोचा होता कि उन बच्चों के लिए एक फैक्ट्री लगा दी होती उन पैसों में। जी। बहुत बड़ा रकम खर्च हुआ था लैपटॉप में। जी। लेकिन अब वो एग्जांपल देंगे कि बहुत लोग दुकान खोल ले, कितने लोग दुकान, अरे दुकान खोलिए, कितना मिसयूज हो। मेरे गांव की बात कर रहा हूँ मैं, 5-5 रुपए में फिल्म दिखाते थे उस लैपटॉप से। अच्छा। हाँ सही बता रहा हूँ। कोई शिक्षा का काम, एक इंटर पास बच्चा जो कि ग्रामीण परिवेश में पढ़ा हुआ है, उसे पता नहीं कि लैपटॉप का मतलब क्या हो, तो वो एक ही चीज जानता था, फिल्म भरा लाओ, और 5-5 रुपए लेके कमा रहा था वो गाँव और बच्चों से। 5 रुपए कोई बड़ी रकम भी नहीं थी, लोग दे भी देते थे, रात भर पिक्चर देखते थे, चले आते थे। तो ऐसी स्थितियां पनपी। अगर उन पैसों का एक उद्यम कोई खोला जाता, उद्यम क्षेत्र, तो किसी भी घर का अगर एक व्यक्ति कमाता है तो कम से कम उसके घर के पीछे 4-5 लोग जो भी हैं, अगर छोटा परिवार है, तो वो लोग आराम से सुकून से खाते हैं। फिर उनके बच्चों के लिए एक नया रास्ता खुलता है। जी। एक नई दिशा बनती है। लेकिन सर, सत्ता के लोभी लोग कोई भी हो,
वो शॉर्ट टर्म देखते हैं कि आज का फायदा क्या है, वो भविष्य देखते मतलब देश के विकास प्रदेश के विकास के नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं हम आज कुर्सी पर बैठ जाए बस, नहीं सोचते हैं। यही बात है ना, जैसे जनता को भी मूर्ख बनाया गया और जनता बनी भी और खुश भी हुई ना, खुश भी हुई कि भैया लैपटॉप मिला है ना, और लेकिन उसका परिणाम ये रहा कि उसमें बड़े पैमाने पे कमीशन खोरी हुआ ही है ना, बिचौलिया सरकार सहित सब लोग खाए उसको। दूसरी चीज है, आप देखे होंगे सरकार एक योजना बना देती है बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारी भत्ता, और हमारे देश का एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश का युवा दौड़ के सबसे पहले स्वरोजगार योजना, जो योजना कार्यालय होता है, रोजगार योजना कार्यालय, वहां जाकर के फॉर्म भरता है कि मेरे क्वालिफिकेशन ये, मैं बेरोजगार हूँ और मुझे इतना पैसा आना चाहिए। हाँ, मतलब रोजगार नहीं ढूंढता है वो, बेरोजगार भत्ते जबकि हमको इस बात पे प्रदर्शन करना चाहिए कि मुझे बेरोजगारी भत्ते की जरूरत नहीं है, मुझे केवल और केवल रोजगार चाहिए, वो छोटा हो बड़ा हो, जैसे हमारी योग्यता हो, हमसे उस तरह का परीक्षा लिया जाए, हमारी समीक्षा की जाए, हमको उस स्तर की रोजगार दी जाए, हमें रोजगार चाहिए, ना कि हम बेरोजगारी भत्ता चाहिए। और ये इस देश का अहम दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ के बूढ़े सरकार चलाते हैं और जो नौजवान है वो बेरोजगारी भत्ता पे जो है जीवन यापन करते हैं, उन्हें भत्ता चाहिए और वो बूढ़े लोग सत्ता पे आसीन है, ये भत्ता पे। तो ये सत्ता और भत्ता का खेल, तो यही सब है। सरकार अगर कुछ गलत कर रही तो आप सरकार को चुनते हैं, आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए। मैं पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि ब्रिटिशर्स थे, यहाँ के अंग्रेज थे, यहाँ पर उपनिवेश बना के रखे थे, जो हम लोगों का शोषण करते थे, उनको हमारे देश की जनता ने ही खेदा था, है ना, और उनसे अंतिम क्षण तक हमारे बहुत से क्रांतिकारी शहीद हुए और हमारे बहुत से नेता जो है मौत के घाट उतार दिए गए, नहीं तो जीवन भर उनको काला पानी की सजा दे दिया गया, नहीं जेल में बंद कर दिया गया, बहुत प्रताड़ना झेली। लेकिन उनका मूल लक्ष्य था आजादी, और वो चीज वो ले करके रहे। भले बहुत से नेता ऐसे रहे जो आजादी को नहीं देख पाए, लेकिन आजादी के लिए अंतिम क्षण तक लड़े। और ये वही देश है, और आज भी जनता वही है। अब तक पॉपुलेशन कम थी, आज पॉपुलेशन बड़े पैमाने पर, जबकि आज ज्यादा क्रांति होनी चाहिए। और उसके आज जगह जगह सूचना क्रांति फैली हुई है, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, ठीक है, वो सूचना से वंचित नहीं है। आज तो क्रांति करना और भी आसान है, आपको लाठी डंडा तलवार नहीं चलानी है, आपको अपनी बात रखनी है, सरकार तक पहुंचानी है। और ऐसा नहीं है कि निरंकुश शासन है, यहाँ कोई राजशाही तंत्र नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है। ये सरकार आपने चुनी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सरकार आपने चुनी है, आपको इसे पलटने का अधिकार है। यदि आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे, आपको रोजगार के लिए कई सारे अवसर सरकार को खोलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जी। तो यही चीज। ओके साथियों, सर ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया, और मुझे उम्मीद है कि आपकी आंखें तो खुली होगी कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि आप लोग सब कुछ जानते हुए भी आराम से बैठे हो और अपने से ऊपर वाले को दोष देते हो। अरे दोष देना है तो अपने आप को दो, आप बैठे हो, अगर आप चाहते हो तो अरे कुछ तो करोगे, कुछ करो, कुछ बुरा नहीं होगा। जीवन में जब भी आप आगे बढ़ना चाहेंगे, आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे, लेकिन बढ़ना तो शुरू करना पड़ेगा आपको। ओके साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ साथ में हमारे वीडियो पर आपको जो भी समस्या हो अपनी कमेंट करिए, या डायरेक्ट आप पूछिए, मैं आपकी हर समस्या का समाधान अपने एडवाइस के माध्यम से दूंगा। ओके साथियों, धन्यवाद।